नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस विशेष कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी में हम हर बार अलग अलग विषय पर आपको कानूनी जानकारियां देते हैं। आज भी एक अहम विषय पर हम आपसे जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान छात्रों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी गेस्ट हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका लीगल लिटरेसी में। नमस्कार मैम, भारतीय संविधान छात्रों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है? संविधान में कौन से ऐसे अधिकार हैं जो छात्रों को दिए गए हैं? जी, जब हम छात्रों की बात करते हैं, ये हमारे देश को बनाने वाली पीढ़ी है और एज पेरेंट्स, एज स्टूडेंट्स, आपको कुछ आपके अधिकार हैं जो आपको पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए बच्चों के पास क्या क्या अधिकार है। तो जैसे हमने एक एपिसोड हुआ था लीगल लिटरेसी का जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट पे डिस्कशन किया था, तो वो राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो मूल है, जो सोर्स है, वो संविधान का अनुच्छेद 21A है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी बच्चों के पास होता है। साथ ही साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बच्चों के पास होती है, क्योंकि बच्चे आगे चल के देश की आवाज़ बनने वाले हैं, तो उनको उनके जो विचार है उनको अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में जो प्रोवाइड की गई है वो भी छात्रों के पास होती है, जिसके आधार पर कई छात्र यूनियन बनाते हैं। आपने देखा होगा अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कि यूनियन छात्रों का बनता है, जिसमें बच्चों की जो नीड्स होती हैं, जो उनको वो कमिटी तक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो उनके टीचर्स हैं, उन तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से उनके पास में कुछ संवैधानिक अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार और प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, कि धर्म जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए बच्चों के साथ में। उसके साथ साथ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये कुछ अधिकार हैं जो बच्चों के पास होते हैं। जी मैम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट ये छात्रों की रक्षा कैसे करता है? जी, क्योंकि एक ज़माना था जब कुछ बच्चे ही पढ़ के कुछ अधिकारी अफसर बन पाते थे और बाकी अनपढ़ रह जाते थे, तो ये कानून लाने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद में जो हमने आर्टिकल 21A का डिस्कशन किया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में, वो हर एक छोटे से छोटे गाँव के छोटे छोटे बच्चे, बड़े से बड़े बच्चे जो है उनको प्रोवाइड करने के लिए ये कानून को लाया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बाद में संवैधानिक जो हमारा दृष्टिकोण था, संवैधानिक जो हमारा गोल था, उसको पूर्ति की गई इस अधिनियम के आने के बाद में। जब हम इस छात्रों की रक्षा की बात करते हैं, तो इस तरीके से देखा जाता है कि कई ऐसे पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, तो उनको आरक्षित किया गया। उनके लिए 25% तक की जो सीटें हैं उनको आरक्षित की गई। साथ ही साथ जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और जो डोनेशंस होते हैं उसको बैन किया गया। तो इस तरीके से कुछ ऐसे केसेस है। अब मोहनी जैन का जब हम केस, जो लैंडमार्क केस हुआ था जिसके बाद राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी, तो आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है उसमें इंक्लूड किया गया राइट टू एजुकेशन को, कि राइट टू एजुकेशन इज़ अ राइट टू लाइफ, ये चीज़ माना गया। साथ ही साथ जो डोनेशन वाली प्रैक्टिसेस होती थी उसको भी बैन किया गया। जी अमित। जी मैम, छात्रों के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करना क्या कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है? बिल्कुल, ये ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि आर्टिकल 15 हमें प्रोहिबिट करता है कि धर्म, जाति, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पे किसी भी पर्सन से हम डिस्क्रिमिनेशन करें। तो पर्सन की डेफिनेशन में किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी कैटेगरी का या किसी भी जेंडर का पर्सन आता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या वयस्क हो। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को नो टॉलरेंस पॉलिसी में लाया जाता है। आप किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। रिसेंटली ये एक मामला देखा गया था जब एक टीचर ने धर्म के आधार पे एक बच्चे को डिस्क्रिमिनेट किया था और उसका वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। तो बच्चे के जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए थे, उसकी धार्मिक जो मूल है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाई गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय ने उसके जीवन भर की जो एजुकेशन है उसको मुफ्त कर दिया था। तो ये चीज़ दिखाती कि हमारी न्यायपालिका भी ज़ीरो टॉलरेंस अपनाती है कि अगर इस प्रकार से बच्चे को किया जाता है डिस्क्रिमिनेट, तो उसको पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। जी अमित।
बिल्कुल मैम, क्या छात्र छात्राओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है? बिल्कुल, शांतिपूर्ण हो तब तक बिल्कुल अधिकार दिया गया है, और अगर यही चीज़ अगर हथियारों के द्वारा की जाती है तो वो पूरी तरीके से बैन है, क्योंकि आप इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां आपके पास पूर्ण रूपेण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, आपके संविधान द्वारा आपके मौलिक अधिकारों में इस चीज़ को समावेशित किया गया है। तो इस चीज़ का आप लिमिट में और अपने लीगली इस चीज़ को अपने अधिकार को यूज़ करते रहें, तो डेफिनेटली चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो किसी भी वर्ग के व्यक्ति हों, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता डेफिनेटली दी गई है। जी अमित। मैम, कॉलेज विश्वविद्यालयों में शुल्क वसूली और प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में छात्रों के क्या अधिकार हैं? जी, जैसे हमने मोहिनी जैन के केस के बारे में डिस्कस किया था, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, इस केस में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के तौर पे इंक्लूड किया गया था, साथ ही साथ जो डोनेशंस है उसको भी बैन किया गया था। पहले ज़माने में एडमिशन लेने के लिए डोनेशन फ़ी भरनी पड़ती थी, तो उस चीज़ के लिए आज की डेट में आप देखेंगे बच्चों को एडमिशन कराने जाते हैं तो आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं कि हमने कोई डोनेशन नहीं दिया है, ना ही हमसे डोनेशन मांगा गया है। तो ये इसीलिए किया गया है कि ये जो शुल्क वसूली का जो एक बोल सकते बिजनेस चलाया जाता था, उस चीज़ को बैन रोक दिया गया है। पहले के ज़माने में ये चीज़ बिजनेस ही होती थी इलीगली, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे का एडमिशन कराने आता था तो उससे डोनेशन फ़ी मांगी जाती थी, और उसके पास होता नहीं था तो वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन दिला देता था। तो आज की डेट में वो चीज़ पूरी तरीके से बैंड है। जी अमित। जी मैम, छात्रों का सुरक्षित वातावरण और जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 किस तरह से सुनिश्चित होता है? जी, जब हम स्कूल कॉलेजेस के वातावरण की बात करते हैं तो वहाँ पे राइट टू लाइफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन गेन करने गया है बच्चा, उसको प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए, और उसको अगर कोई मेडिकल नीड है तो उसको मेडिकल नीड प्रोवाइड होनी चाहिए, उसको एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड होना चाहिए, चाहे वो क्लासरूम्स में हो, चाहे वो प्लेग्राउंड्स में हो, चाहे वो बाथरूम्स में हो, किसी भी तरीके से। तो ये कुछ अधिकार है, राइट टू लाइफ के कुछ ऐसे बेसिक अधिकार है। राइट टू लाइफ में राइट टू प्ले भी बच्चे का अधिकार है, राइट टू गेन इंफॉर्मेशन और वो टूरिस्ट प्लेसेस में जाकर के एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें राइट टू लाइफ में इंक्लूड है। और शैक्षणिक संस्थानों को ये सरकार की तरफ से दिशा निर्देश है कि वो बच्चों को इंडोर्स और आउटडोर्स दोनों तरीके से बैलेंस्ड करा करके, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करा करके, इंडोर प्लस आउटडोर एक्टिविटीज़ करा करके उसके ये अधिकारों को सुनिश्चित करें। जी अमित। मैम, स्कूल कॉलेजों में हमने देखा है कई बार यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ जैसी बहुत गंदी घटनाएं सामने आती हैं, तो स्कूल कॉलेजों में इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे बचाव के लिए छात्रों के पास क्या कानून मौजूद हैं? जी, हमने रिसेंटली भी एक केस देखा था जिसमें यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एक पढ़ रही थी तो उसके साथ में इस तरीके की घटना हो गई थी, यौन उत्पीड़न की घटना हो गई थी। इसी तरीके से कई ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ भी ये घटनाएं एक ज़माने में हुआ करती थी। अब हम विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले दिखते हैं तो उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कितने समय तक जो है वर्क प्लेस में या फिर शैक्षणिक संस्थानों में स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा। साथ ही साथ स्त्री और पुरुष के लिए समान एक कानून होना ज़रूरी है। अगर महिला के साथ ही सिर्फ बच्ची के साथ ही ये अपराध नहीं हो सकता, पुरुषों के छोटे जो छात्र हैं उनके साथ भी अपराध हो सकता है। पॉक्सो अधिनियम हमारे देश में प्रचलित है जिसमें चिल्ड्रन के साथ में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो जाते हैं उसको निरोध करने के लिए ये कानून लाया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये हो जाता है बच्चों के लिए, अगर बच्चे ने बोला है उसके साथ ऐसा हुआ है तो ये प्रिजम्पशन लेता है लॉ कि उसके साथ ये चीज़ हुई है, और उस चीज़ को रिबर्ट करने का बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सख्त कानून है जो बच्चों के लिए लाया गया। अगर शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के साथ ऐसा होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा कठोर कानून है। अगर इसमें सूचना पुलिस के पास चली जाती है तो उसमें इमीडिएट FIR होती है, तुरंत इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट होता है, और ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत बेल भी मिले किसी आरोपी को। तो ये कठोर कानून है। अगर आपके छात्र छात्राएं जो हैं उनको आप एजुकेट कर देते हैं, गुड टच बैड टच, और ये आजकल शैक्षणिक संस्थानों में किया जा रहा है, और आप भी अपने घर पे, स्कूल्स पे अपने बच्चों को ये चीज़ की एजुकेशन प्रॉपरली देते हैं तो बच्चे ये चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि उनके खिलाफ में किस प्रकार का अपराध हो रहा है। अगर लैंगिक अपराध हो रहा है वो तुरंत आकर के आपको बताएंगे तो आप उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। तो ये चीज़ को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार सरकार द्वारा भी किया गया है और शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा भी किया गया है, और आप भी अपने घर में प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, अपने बच्चों को एजुकेट कर ही रहे हैं। जी अमित। बिल्कुल, तुम कह सकते हैं कि पॉक्सो एक बहुत
मजबूत कानून है छात्रों के लिए, जो कि उन्हें कानूनी तौर पर सुरक्षा प्रदान करता है यौन अपराधों से बचाने के लिए। मैम, रैगिंग की अगर हम बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूट्स और हम कह सकते हैं स्कूल्स ऐसे होते हैं जहां पर रैगिंग की घटनाएं भी सामने आई। सीनियर छात्र जो हैं वो जूनियर्स को रैगिंग के नाम पर प्रताड़ित करते हैं। तो इस रैगिंग, हेजिंग पर भारत में क्या कानून निर्धारित हैं? जी, इसके लिए यूजीसी रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग द मेनेंस ऑफ रैगिंग, ये चीज़ 2009 में पारित की गई थी। एक ज़माना था जब रैगिंग करते करते कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती थी, कोई बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन में भी चले जाते थे। तो एंटी रैगिंग को भी नो टॉलरेंस रेजिमेन में लाया गया है और ये प्रावधान लाया गया है। इवन आज की डेट में स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एडमिशन जब लेना होता है तो स्कूल्स ये बताती है कि हमारे स्कूल में ये प्रावधान लाया गया कि आप स्पष्ट तौर पे बताएं कि यहाँ रैगिंग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता है। जैसे ही रैगिंग की रिपोर्ट होती है उसमें कार्रवाई करना बहुत अनिवार्य है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की भी और केंद्र सरकार की भी। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए 2009 में विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में एंटी रैगिंग पॉलिसी को लाया था। तो भारत में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून है, इसमें इमीडिएट एक्शन होता है, 2 वर्ष तक की कैद का भी इसमें प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। और एक बार ये चीज़ किसी बच्चे के साथ हो गई, रैगिंग का उसके ऊपर आरोप लग गया, तो ये चीज़ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि उसको किसी भी इंस्टीट्यूशन में दोबारा से एडमिशन मिले। तो इसीलिए ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आप मस्ती मजाक कर सकते हैं, लेकिन इस हद तक मस्ती मजाक आप ना करें कि वो रैगिंग की कैटेगरी में आ जाए। और रैगिंग की कैटेगरी में आने के बाद में आपके खिलाफ में इस तरीके के कठोर जो है दंड आपके ऊपर अधिरोपित हो जाए। बिल्कुल, करियर आपका खराब हो सकता है। जी मैम, क्या स्कूलों में छात्रों को शारीरिक दंड देना या मानसिक उत्पीड़न करने की अनुमति है किसी लिमिट तक? पहले के जमाने में हम देखते थे मास्टर जी बच्चों को छड़ी से मारते थे, उठक बैठक लगवाते थे। आज की डेट में ये चीज़ नहीं है। 2015 में बाल अधिकार अधिनियम आया था, उसमें ये चीज़ को बैन कर दिया गया है कि कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे को मानसिक तौर पे उत्पीड़ित नहीं करेगा, ना ही कोई भी शारीरिक दंड देगा। अगर ये चीज़ पाई जाती है तो उस शिक्षक के खिलाफ में कार्रवाई हो जाती है, शिक्षक के खिलाफ में शिक्षक का वहाँ पे करियर दाव पे आ जाता है। सेकेंडली क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस भी उसके ऊपर लग जाते हैं, क्योंकि एक ऐसे कई केसेस हो गए थे देश में जहाँ पे बच्चों को पनिशमेंट के तौर पे मारा जाता था, भूखे प्यासे रखा जाता था। कुछ बच्चों की तो मार के वजह से बुखार चढ़ जाना, डेथ हो जाना, ऐसे भी केसेस देखे गए थे। तो ये कानून को लाया गया कि अगर डिसिप्लिन करना है तो उसके कई अन्य तरीके भी हैं, इंस्टेड ऑफ फिजिकल अब्यूज या फिर फिजिकल वायलेंस या फिर मेंटल अब्यूज। जी अमित जी। मैम, जो छात्र हॉस्टल्स में रहते हैं उनके पास किस तरह के अधिकार होते हैं? जी, जब हॉस्टल्स की हम बात करते हैं वो कंट्रोल में होता है विश्वविद्यालय के या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंडर में वो प्रीमाइसेस होता है। तो ये विश्वविद्यालयों की ड्यूटी होती है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड या वेंटिलेटेड रखना, सेकेंडली क्लीन हाइजीनिक रखना, और वार्डन्स हर हॉस्टल में सफिशिएंट अमाउंट में रेशो में वार्डन्स को रखना कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हो, प्रॉपर फूडिंग अलाउड हो, प्रॉपर फूडिंग वहाँ पे प्रोवाइड की जाए बच्चों को, और सेफ हाइजीनिक इन्वायरमेंट, चाहे वो रूम्स हो चाहे वो बाथरूम्स हो, ये चीज़ प्रोवाइड की जाए। तो बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं ये इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ ऐसे हॉस्टल गाइडलाइंस है जिसके अनुरूप में अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो आप उसके खिलाफ में शिकायत कर सकते हैं और अपने जो अथॉरिटी है उनको बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि गाइडलाइन में आप भी हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करें, प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, प्रॉपर फूड प्रोवाइड करें, और ये आपके अधिकारों में आता है। साथ ही साथ हॉस्टल में अगर बच्चे रहते हैं तो अगर उनको ये पॉक्सो अधिनियम की भी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे हमने एक बार बहुत डिटेल से पॉक्सो अधिनियम के बारे में डिस्कशन किया था, तो उससे भी पेरेंट्स से अनुरोध है कि उस एपिसोड को भी देख लिया जाए। जी अमित। बिल्कुल। मैम, क्या प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8वीं में छात्रों को फेल या निकालने की अनुमति होती है? पहले ज़माने में आप देखेंगे, आज भी अगर अपने बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, हम तो दूसरी फेल है, हम तो तीसरी फेल है। आज के ज़माने में ये चीज़ नहीं होता है। आज राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत बच्चे प्रमोट हो जाते हैं। कोई भी बच्चा बिना किसी रुकावट के सिर्फ सीखने के उद्देश्य से स्कूल जाए कि भाई हम सिर्फ सीखना चाहते हैं, उस उद्देश्य से आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, क्योंकि अब फेल करना क्योंकि अब कानून के दायरे में नहीं है। साथ ही साथ अब प्रमोट भी हो जाते हैं बच्चे। आप भी देखेंगे अगर एग्जाम में बच्चा बैठ नहीं पाए किसी भी कारण से, उसको राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत प्रमोट भी कर दिया जाता है। तो ऐसे कानून है जिसमें सिर्फ ये है कि छोटे बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने लर्निंग प्रोसेस पे फोकस्ड रहें, रैदर देन पास होना है या फेल होना है उस पर। जी अमित।
बिल्कुल मैम, क्या छात्र छात्राओं को आरक्षण के तहत विशेष सुविधाएं मिल पाती हैं? जी, जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में आज भी आरक्षण जो है वो फैसिलिटी बैकवर्ड क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए लाई गई है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% और 25% ऐसे करके कई सारे ऐसे आरक्षण के कैटेगरीज हैं। आज भी वो चीज़ है प्रचलन में। हालांकि ये थोड़ा सा मुद्दा ऐसा हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ इन बेसिस पे आरक्षण होना अनिवार्य नहीं है। आप मेरिट बेसिस पे भी बच्चों को स्कॉलरशिप्स दें तो ये एक बैलेंस होता है कि अगर कोई बच्चा स्कॉलर है तो उसको स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करने का प्रावधान है। साथ ही साथ जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो तो हमारे देश में जब से संविधान बना, जब से देश बना, तब से है ही। जी हाँ, बिल्कुल। अब स्कूलों की अगर हम बात करें मैम, तो यहाँ पर क्या लड़कियों के लिए अलग शौचालय और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करना अनिवार्य होता है? क्या ये मैंडेटरी होता है? जी, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि छोटे छोटे जो गांव होते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम होता है। कई ऐसे गांव होते हैं जहाँ वॉशरूम भी नहीं होता है स्कूल्स में। छोटे जो स्कूल्स होते हैं उसमें ये चीज़ें सरकारी स्कूल्स का में ये चीज़ें दिक्कत आती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है लोगों को पता होना कि टॉयलेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और टॉयलेट्स के लिए कई सारे ऐसे कैंपेन्स भी है, दिशा निर्देश भी है। स्कूल में प्रॉपर छात्राएं जो हैं उनके लिए सेपरेट टॉयलेट और छात्र उनके लिए सेपरेट टॉयलेट का प्रावधान है। टॉयलेट की साइज़ भी बताई गई है और हाइजीन भी किस प्रकार से रोज़ सफाई होना और जो छात्राओं के लिए नेसेसरी मेडिकेशन होना चाहिए और जो नेसेसरी आर्टिकल्स होने चाहिए वो भी वॉशरूम्स में प्रोवाइड करना, ये सारे प्रावधान आज भी है। अगर आपके बच्चों के स्कूल में ये चीज़ें नहीं हैं तो आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैम, क्या स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी और शिकायत निवारण व्यवस्था छात्रों के अधिकार सुनिश्चित कर पाती है? जी, जब हम एसएमसी की बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन को प्रत्येक सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में एक मैंडेटरी होता है कि एसएमसी बनाने का प्रावधान। तो साथ ही साथ जब हम समिति में अभिभावक, शिक्षक और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल जब होते हैं एसएमसी में, तो प्रॉपर राइट टू एजुकेशन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये पढ़ाई लिखाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप्स और शिकायत निवारण, जैसे अगर बच्चों को कोई शिकायत है तो उसको रिजॉल्व करना, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये कमेटी बैठे और ये इन सब मुद्दों में डिसाइड करे। तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले ज़माने में ये चीज़ नहीं होती थी। जो प्रिंसिपल डिसाइड करते थे, जो डीन डिसाइड करते थे, वही फाइनल होता था। अब ये कमेटी बैठती है, जो कमेटी ये इन सारे मुद्दों पे, पढ़ाई लिखाई के या फिर स्कॉलरशिप या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों पर डिसाइड करती है। जी अमित। जी मैम, हाल ही में कई छात्र आत्महत्या के मामलों से संबंधित खबरें आई, जैसे विशाखापट्टनम घटना। इनसे छात्रों के अधिकारों पर क्या असर पड़ा? जी, इससे ये पता चलता है कि अगर छात्र आत्महत्या कर रहा है आज की डेट में तो वो किस प्रेशर से गुजर रहा है। क्या उसे एकेडमिक्स का प्रेशर है, क्या उसे प्रॉपर मेंटल केयर प्रोवाइड नहीं की जा रही है इंस्टीट्यूशंस में। तो ये जब मुद्दा, ये इम्पैक्ट निकल के आता है तो इसके बैकग्राउंड, जैसे आपने विशाखापट्टनम केस के बारे में बताया था, तो ये संस्थान का नेग्लिजेंस है कहीं ना कहीं कि अगर छात्र आत्महत्या कर रहा है तो उसको किस आपने प्रेशर में बना के रखा है, क्यों नहीं उसको प्रॉपर काउंसलिंग या प्रॉपर आपने साइकोथेरेपी या फिर एक प्रॉपर रिलैक्सिंग चीज़ें आपने छात्रों को क्यों नहीं दी है। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना लिखाना ज़रूरी नहीं है। प्रॉपर संस्थानों की लाइबिलिटी है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके मेंटल स्टेट के लिए नेग्लिजेंट ना हो। छात्र आत्महत्या अगर करते हैं तो इंस्टीट्यूशंस और पेरेंट्स, ये दोनों का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पेरेंट्स भी ये चीज़ सुनिश्चित करें कि अपने बच्चों को मेंटली स्टेबल रखने की जिम्मेदारी आपकी है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन ये चीज़ सुनिश्चित करे कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड ज़रूर पढ़ाएं बच्चों को, लेकिन साथ ही साथ उनको अदर एक्टिविटीज़ या फिर उनको लाइफ की इंपॉर्टेंस के बारे में और मेडिटेशन और ये सारी चीज़ों के बारे में भी प्रशिक्षित करें और इसको भी प्रायोरिटी बेसिस पे अपने बच्चों को सिखाएं। जी अमित। बिल्कुल मैम, विशाखापट्टनम की घटना का जिक्र होता है तो जब ओडिशा की घटना होती है उसका भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर KIIT विश्वविद्यालय में जिस नेपाली छात्रा ने आत्महत्या की थी, इसके बाद क्या कुछ और इस पे कड़े कानून बनाने की आवश्यकता मिली? क्या किस तरह का संदेश गया इसका? जी, जब हम ये ओडिशा के केस की डिस्कशन करते हैं तो उसमें ये पता चला कि उसके आत्महत्या के 11 महीने पहले उसने विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की थी।
तो जब ये चीज़ होती है तो क्यों नहीं इंटरनल शिकायत समिति ने या जो कमेटी है उन्होंने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है आपके इंस्टीट्यूशन में, आपकी लाइबिलिटी होती है कि आप उस पर कार्रवाई करें, आप खुद जा कर के बच्चे को बताएं कि आपके अधिकार हैं, अगर आपके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है हम आपके साथ खड़े हैं, आप पुलिस में शिकायत दर्ज करें। क्योंकि अगर खुल करके बच्चा आपको बता पा रहा है तो आप उसको सपोर्ट करके उसको न्याय प्रणाली में डालें, उसको न्याय दिलवाएं। साथ ही साथ उसको आपने काउंसलिंग क्यों नहीं प्रोवाइड की, आपने क्यों नहीं उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया? तो इसमें आप देखते हैं कि बौद्धिक और नियामक जो खामियां हैं वो दिखाई देती हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तो उड़ीसा सरकार ने NHRC ने तफरीश कराई और मीडिया के दबाव में भी जो KIIT ने इंटरनल समिति बनाई थी उसमें ये बताया, UGC AICTE ने दिशा निर्देश दिया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक कमेटी के नाम पे कमेटी है। अगर कमेटी को शिकायत हुई तो कमेटी द्वारा उसमें कार्रवाई करनी अनिवार्य थी। तो प्रभावी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही इस तरीके की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर यूनिवर्सिटी को मिलती है वो तुरंत एक्शन ले इसके खिलाफ में, तुरंत उसकी जाँच पड़ताल करे या करवाए पुलिस अथॉरिटीज़ के पास जाकर के। जी हाँ, बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में भी मैम बहुत विभत्स घटनाक्रम सामने आया था जहां RG कर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा के साथ अपराध हुआ। इससे क्या सीख मिलती है? जी, इसमें भी यही चीज़ होती है कि जैसे सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज़्यादा ढीली हो सकती है हमारे देश में कि प्रीमाइसेस के अंदर ही इस प्रकार की दुखद घटना घट सकती है। तो इसमें हम गंभीर कमी और जो लैक ऑफ मैनेजमेंट या फिर लैक ऑफ बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट हम चीज़ें देखते हैं कि यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में अगर लग जाती है तो क्या उसके परिणाम होते हैं, क्यों नहीं बच्चे सेफ़ होते हैं, अगर घर से दूर पढ़ने जाते हैं बच्चे तो क्यों नहीं सेफ़ होते हैं। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है कि छात्राओं को पूरे के तरीके से सुरक्षित एनवायरनमेंट मिले, ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। जब ये केस हुआ था तो छात्राओं ने पूरे राज्य में धरना देकर उचित सुरक्षा के लिए CCTV जो है, कैमरे, लैब, हॉस्टल और जहाँ पे भी पॉसिबल हो वहाँ पे ये सब चीज़ों को स्ट्रिक्टली रखा जाए, एक सिक्योरिटी सेल बिठाई जाए, ये सब चीज़ें रखने के लिए पूरे राज्य में इस चीज़ का आंदोलन चला था। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो चिकित्सक संस्थान है, कॉलेज है, उसकी सुरक्षा मानक लागू होने चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ये चीज़ को बहुत ही लाइटली लिया जाता है। और ये केसेस होने के बाद जब जाके सरकार की आंखें खुल रही है, इंस्टीट्यूशंस की आंखें खुल रही है कि इस चीज़ की भी ज़रूरत है, सेफ्टी सेल्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी अमित। बिल्कुल मैम, छात्रों के अधिकारों से जुड़ी शिकायतों के लिए वे किन संस्थाओं या न्यायालयों से मदद ले सकते हैं? जी, जब हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करते हैं, ये स्टेट लेवल पे भी होता है। तो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो कमेटी बैठती है वो आपके स्टेट लेवल में भी होती है। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं और अगर कुछ ज़्यादा सीरियस ना हो तो आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राज्य बाल संरक्षण आयोग के पास जा सकते हैं। स्कूल कॉलेज अगर अपने नियमावली का या प्रॉपर कानून का पालन नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ में आप कार्रवाई कर सकते हैं। ट्यूटर्स के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगर रैगिंग होती है तो आप एंटी रैगिंग सेल में जा सकते हैं। इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज़ होती है यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, वहाँ पे भी आप जा कर के अपनी शिकायत को लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद आप कानूनी प्रक्रिया में आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे निवारक इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकार द्वारा, कॉलेजेस द्वारा, इंस्टीट्यूशंस द्वारा बनाई जाती है, तो उनकी सहायता आप ले सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों में छात्रों के अधिकारों के संबंध में क्या प्रमुख निर्णय दिए गए हैं? जी, 1992 की मोहिनी जैन केस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जहाँ पे राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ माना गया था। साथ ही साथ उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में भी शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया था। विशाखा बनाम राजस्थान में यौन उत्पीड़न से संबंधित जो अपराध हो रहे थे, विशाखा केस ही उसी में था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बताई थी कि स्कूल, कॉलेजेस, कार्यस्थल वगैरह में यौन उत्पीड़न रोकने हेतु जो दिशा निर्देश दिए थे इस केस में दिए थे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग पर सख्त फैसले 2009 में दिए थे, जिसमें सभी संस्थानों को रैगिंग निवारण समिति स्थापित करने का निर्देश दिया गया था, आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने भी कई बार हस्तक्षेप करके छात्रों को स्वस्थ
स्वस्थ वातावरण और अधिकार की रक्षा प्रदान की है। ऐसे कई केसेस है जिसमें ये चीज़ दी गई है। तो ये फैसले जो है दिखाते हैं कि हमारी न्यायपालिका जो जुडिशरी है वो कितनी एक्टिव है बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, बच्चों की सेफ्टी को लेकर के, रैगिंग के खिलाफ जो नो टॉलरेंस पॉलिसी है उसको लेकर के, डोनेशंस के खिलाफ लेकर के। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो न्यायपालिका ने ही सॉल्व अपने लेवल पे कर दिए। जी अमित। बिल्कुल। तो आज लीगल लिटरेसी में हमने बात की संविधान में निहित छात्रों को दिए जाने वाले अधिकारों की। हमने जाना कि किस तरह छात्र जागरूकता के साथ अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अगर कोई उनके अधिकारों को उनसे वंचित रखने का प्रयास करे तो कानूनी तौर पर कौन से विकल्प उनके साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।